तो तबीयत ही खराब थी। अभी मेरी डब्बे जैसी आवाज नहीं लग रही? अभी भी खराब। हाँ, देखो तो, पागल बनाने की भी हद है। आप नहीं आए तो ये नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलो, ए शुरू करें क्या? है ना? अच्छा, किसी के पास मोबाइल फोन तो नहीं है? सबके पास है। अच्छा, हर्षित सर का बर्थडे था तो हर्ष सर का। अरे मैं हर्ष हर्षित में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। अच्छा चलो, अपन अपना शुरू करते हैं। यार ये जल्दी खत्म कर लो ना यार। करें क्या इसको खत्म? अच्छा, आप नए हो क्या? ओके। इतना क्यों साइलेंस हो गया भाई? मैं भी सोच रही हूँ मैं अगला क्या बोलूं। आपको लेक्चर मिले हैं क्या पुराने? अच्छा, ओके, ठीक है। मैंने जैसे ही पूछा आप नए हो, बाकी सब लोग भी देख रहे हैं, किससे पूछ लिया? अच्छा, चलो, देखना तनिष फोन ना चलाए। स्पेशल ध्यान रखना है मेरे को इसके ऊपर। अच्छा देखो, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की सारी चीजें पढ़ रहे थे, ठीक है? अब सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, ये हमने पूरा कर लिया था। कोई मुझे बताएगा एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, यस। दूसरा यहाँ पर, अच्छा ये एफपीओ वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगी, इसको आप भी मार्क करके रखना। बिकॉज एफडीआई, देखो एफडीआई, चलो अभी समझा देती हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनना इसको। मैंने आपको एफडीआई समझाया था क्या क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है एफपीओ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है एफआईआई। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन तीनों गोरे लोगों से जुड़ी हुई है। चलो, अब मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। एफडीआई मैंने आपको बताया था, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आउट ऑफ इंडिया वाला बंदा इंडिया में आता है, इंडिया में दुकान खोलता है, और ये एफडीआई आ गए, जल्दी आओ। इंडिया में आता है और दुकान खोल लेता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अरे यार कॉकरोच तो नहीं लग रहा किसी को? खटमल लग रहा है क्या? अब ठीक है। चलो, ये एक गोरा अंग्रेज है, ये इंडिया में आया, इसने अपनी दुकान खोली, तो ये क्या हो गया? एफ डी आई। अच्छा, डोमिनोज को मैं एफ डी आई बोल सकती हूँ क्या? डोमिनोज इंडिया का है कि बाहर का है? हाँ, द मनोज कहाँ का है? आपको पता है डोमिनोज का इंडिया वाले लोग क्या करते हैं? जो चीज बहुत ज्यादा चलने लगती है ना, इंडिया वाले उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन एज इट इज तो कॉपी नहीं कर सकते। एक गांव में लिटरली एक आदमी ने क्या खोला है पता है? द मनोज। लोगों को लग रहा है ये डोमिनोज है, और लोग जा जा के वहां पे खा रहे हैं, और उसका सिंबल भी उसने ऐसा बनाया है, ऐसा। तो उनको लग रहा है द मनोज। उनको मैकडोनल्ड डोमिनोज का अंतर ही नहीं पता। तो यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, आउट ऑफ इंडिया का बंदा इंडिया में आके दुकान खोल रहा है, क्या ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? फॉरेनर डायरेक्टली आया इंडिया में, जमीन खरीदी और अपनी दुकान खोल ली। क्या डोमिनोज मेरा एफडीआई है? सबवे? सबवे? सबको जवाब देना है, ठीक है? दूसरा, एच एंड एम, एच एंड एम एफडीआई है क्या? अच्छा, दूसरा और कौन सा है? मैकडोनल्ड्स, केएफसी, ये सब एफडीआई वाले। बेसिकली अंग्रेज आते हैं, जमीन लेते हैं, अपना शोरूम खोलते हैं और कमाना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये एफपीओ क्या होता है? ये एफपीओ क्या होता है? मोदी जी हमेशा ध्यान देते हैं, आपने देखा होगा मोदी जी कितना बाहर टूर पे जाते रहते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको एफडीआई इंडिया में बढ़ाना है। मोदी जी फोकस करते हैं एफडीआई पे। तो फिर ये एफपीओ क्या है? एफपीओ का मतलब, एक बंदा है आउट ऑफ इंडिया, वो बैठा हुआ है, और वो अपने फोन से इंडिया के शेयर मार्केट में पैसे लगाता है। इंडिया के शेयर मार्केट में वो शेयर खरीदता है। समझो उसने शेयर खरीदा 100 रुपए का, और उसको सेल कर देता है 250 में, 150 का प्रॉफिट वापस लेके चला जाता है।
इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब होता है शेयर मार्केट में पैसे डालना, एक तरीके से। क्या? अभी आपको डायरेक्ट में इतनी बड़ी टर्म नहीं समझा सकती, अभी के लिए इसको हटाओ। और अभी के लिए टेम्पररी बता रही हूँ ये, ठीक है, टेम्पररी। FPI। अभी इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है क्या? ओ का मतलब बाद में हाई लेवल है वो। अब देखो ये क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये इंडिया में नहीं आता। ये मैं आउट ऑफ इंडिया में अंग्रेज हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया बैठी हुई, मैंने फोन उठाया, मैंने ग्रो ऐप खोला, मैंने बोला यार इंडिया के शेयर मार्केट में पैसे कमाने का बहुत अच्छा चांस है। मैंने इंडिया का शेयर मार्केट खोला और मैंने इंडिया के शेयर को खरीद लिया, ठीक है। 2 महीने बाद जैसे ही इंडिया में शेयर का प्राइस बढ़ा, मैंने फोन से शेयर बेचा और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। बताओ, मैं फॉरेनर, क्या इंडिया जाके मैंने जमीन खरीदी क्या? नहीं, मैंने क्या करा, सिर्फ फोन पे शेयर खरीदा। इसको बोलते हैं FPI, ठीक है। दूसरा आता है FII। ये FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या सबको पता है क्या शेयर म्यूचुअल फंड क्या होता है? आपने म्यूचुअल फंड सुना है? ये म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, समझो। तुम सारे बच्चे CA बन गए हो, ठीक है। अब तुम सब बन गए सीए, और सीए बनने के बाद तुम सबके हाथ में है 50-50 करोड़ रुपए फूकट रखे हुए हैं। तुम बोल रहे हो क्या करूं इस 50 करोड़ रुपए का? आग लगा दूं, पानी में फेंक दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं? अरे इन्वेस्टमेंट बहुत कर लिया तुमने, तुमको फोकट है 50, तुम दान करने के लिए मरे जा रहे हो कि 50 करोड़ कहाँ करूं? क्या ऐसा जीवन तुमको भी चाहिए? अब तुमने बोला यार ये 50 करोड़ में क्या करूं, तो क्योंकि तुमने किसी समझदार की बात सुन के ग्रुप बनाया था सारे दोस्तों का, और तुम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए और तुमने बोला यार क्या करें, सबके पास 50-50 करोड़ है। तो तुमने एक म्यूचुअल फंड, सबके पास 50-50 करोड़, तो तुमने क्या करा ना, इतने करोड़ रुपए मिला के एक म्यूचुअल फंड बना दिया। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब तुम सीए तो हो ही, तो तुम में दिमाग तो था ही, तो तुमने ऐसे सर्कल में, सब ये गोल टेबल पे सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, और तुमने बोला कि सब लोग अपनी 50-50 करोड़ की गड्डी आगे रखो। तुमने रखा, एक सीए समझदार था, उसने सारे पैसे उठाए और बोला इसका म्यूचुअल फंड बनाते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है, आप लोगों ने जितने सारे पैसे लगाए, उन सारे पैसों से आप बल्क में कंपनी के शेयर को खरीदते हो, ठीक है। जब आप बल्क में कंपनी के शेयर खरीदते हो, फिर आप लोगों को भी बोलते हो कि आप एक काम करो, हमारी कंपनी में हमने म्यूचुअल फंड में, अभी के लिए एग्जांपल लेती हूँ, 1,000 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? धंधा शुरू करने के लिए पैसा। आपने 50-50 करोड़ लगा के 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करके तुमने अपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करी। फिर तुमने बाकी जो बच्चे सीए कर रहे थे, तुमने बोला यार जब हम सीए करते थे तब हम समोसा भी नहीं खाते थे, हम पैसे ही नहीं बचाते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे सीए करते हैं ना, हम उनको बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो हमारे पास। आपने सारे बच्चों को बोला कि हर महीने कम से कम 100 रुपए आप मेरे पास जमा करवाया करो, हमारे इस 1,000 करोड़ के साथ तुम्हारे 100 रुपए को भी हम हर महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। फिर समझो तुम्हारे 100 रुपए बढ़ के जब 120 हो जाएंगे, तो 5 रुपए हम रख लेंगे और 15 रुपए तुमको दे देंगे। ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब कुछ समझदार लोग, जैसे सीए हो गए, जैसे IITN हो गए, जैसे MBA वाले लोग हो गए, ये समझदार लोग मिलकर आते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में एक साथ, और बाकी लोगों को भी बोलते हैं कि हमारे पास आओ, हर महीने पैसे जमा करो, हमारे पैसों के साथ तुम्हारा पैसा भी शेयर मार्केट में डालेंगे, जब पैसा बढ़ेगा तो उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हारा कुछ हिस्सा हमारा। क्या ये अच्छा बिजनेस नहीं है? जैसे, अब जैसे मैं सीए हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं तो मेरा शेयर मार्केट में पैसा डाल रही हूँ ना, तो मैं मेरे क्लाइंट्स को क्या बोलती हूँ, अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो, और 1 करोड़ अगर मैं आपका इन्वेस्ट करती हूँ, समझो उस 1 करोड़ से आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो उसमें से 4 लाख मेरी कमीशन, 6 लाख रुपए आपकी कमाई। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो पैसा मैंने मेरा इन्वेस्ट करके रखा है उसके साथ वो अंकल का भी कर दिया, क्या मुझे 4 लाख एक्स्ट्रा कमाई मिली? हाँ। सेम ऐसा ही म्यूचुअल फंड का काम होता है, कुछ समझदार लोग मिलके अपने पैसे मिला के शेयर मार्केट में डालते हैं, और बाकी जनता को बोलते हैं कि तुम भी हर महीने कुछ पैसे दो, तुम्हारे लिए भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे और जितना कमाएंगे आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। ये होता है म्यूचुअल फंड। अब ये जो FII होता है, अब बताओ, अगर आप 1,000 करोड़ में शेयर खरीदोगे तो आपको तो कंपनी की ओनरशिप मिल सकती है, तुमको नहीं लगता? जैसे समझो तुम सारे दोस्तों ने मिलके क्या किया,
रिलायंस के 25% शेयर खरीद लिए। बताओ क्या तुम, रिलायंस तुम्हारी एसोसिएट कंपनी हो गई? एसोसिएट कंपनी क्या होता है? नहीं, अच्छा नहीं पता अभी आपको। ठीक है, अभी वो आपके उसमें नहीं हुआ होगा। देखो, ये कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी में जब आप 20% शेयर होल्ड करते हो तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाती है, कि मतलब मेजर पार्ट आपने होल्ड करके रखा है। अगर आपने 50% होल्ड करा तो वो जॉइंट वेंचर हो जाता है, 50-50 वाला मालिक। अगर किसी कंपनी में आपका 51% है तो आप उस कंपनी के ओनर हो जाओगे और वो कंपनी आपकी सब्सिडी कंपनी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो एफआईआई होता है ना, इसको कोई लेना देना नहीं है कि मुझे ओनरशिप मिल रही है कि नहीं, इसको ओनरशिप चाहिए ही नहीं। ये बस इतना बोलता है कि आज अगर मैंने इस कंपनी के 51% शेयर 1,000 करोड़ में खरीदे हैं तो मुझे 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसा डबल चाहिए, मुझे 2,000 करोड़ चाहिए। आप इनको बोलते थक जाओगे कि अरे हम तुमको मालिक बनाना चाहते हैं, बोलता है मेरे को मालिक बनना ही नहीं है, मैं आऊंगा, पैसा डालूंगा, और जैसे ही पैसा बढ़ेगा बेचूंगा चला जाऊंगा। जैसे शार्क टैंक इंडिया, सबको पता है वो लोग क्या करते हैं, इक्विटी खरीदते हैं। वो बोलते हैं कि यार अपनी 20% इक्विटी दो, हम तुमको 1 करोड़ देंगे। ये 20% का क्या करेगा, 1 करोड़ दे दिया, सामने वाला मेहनत करेगा मेहनत करेगा मेहनत करेगा, इस 1 करोड़ की वैल्यू जिस दिन 6 करोड़ हो जाएगी ये 20% बेच के निकल जाएंगे। यही तो बिजनेस है। अब ये जो एफआईआई होते हैं ना, ये फॉरेनर्स होते हैं। जैसे इंडिया में समझो दिल्ली में एक सोसाइटी बन रही है, सोसाइटी बनाने में पैसा ज्यादा लगता होगा क्या? लगता होगा। अब एक डीएचएल करके एक कंपनी है, ठीक है, डीएचएल हाउसिंग लिमिटेड, ये घर बनाती है, सोसाइटी टाउनशिप। जैसे इंदौर में आपने सुना होगा, अम, नहीं नहीं नहीं, एक वो सोसाइटी है ना बहुत ज्यादा चलती है, कौन सी है यार, मैं भूल रही हूँ। अरे इंदौर में एक बाईपास पे एक सोसाइटी है, बहुत फेमस हो गई है वो सोसाइटी, टाउनशिप है, टाउनशिप। शालीमार है और एक और है, शालीमार इज ऑल्सो वेरी फेमस। तो अच्छा बताओ, अब फॉर एग्जाम्पल किसी को शालीमार सोसाइटी बनानी है, टाउनशिप बनानी है, इस कंपनी के पास पैसा नहीं है, ये अंग्रेज के पास जाते हैं, ये फॉरेनर्स हैं, ये फॉरेनर्स का ग्रुप है, इनके पास बहुत पैसा है। तो इन्होंने इसको बोला कि भाई हमको अभी 500 करोड़ रुपए दे दो आप, हम एक काम करेंगे, जो सोसाइटी बनाएंगे उसमें 5 फ्लैट तुमको दे देंगे, एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए होती है, और तुमने जो 500 करोड़ दिए, उस 500 करोड़ के बदले जो पूरी टाउनशिप बन के बिक जाएगी, हमारी फ्लैट बिक जाएंगे, तो हम तुमको 700 करोड़ रुपए दे देंगे। बताओ, एक बात बताओ, इसकी टाउनशिप में पूरा पैसा ये दोस्त लगा रहे हैं, तो तुम ये बोलोगे कि मालिक ये दोस्त हो गए? ऐसा जनरल नॉलेज तो यही बोलता है। लेकिन इनको मालिक नहीं बनना होता, ये बोलते हैं हम तेको पैसा दे रहे हैं, टाउनशिप बनेगी, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, टाउनशिप बनेगी, सब तुम देखो, सिर्फ 500 करोड़ दिया, फोकट रखा हुआ था दे दिया। बोला 500 करोड़ रुपए रखो, जिस दिन तुम्हारी पूरी सोसाइटी बिक जाएगी मुझे 1200 करोड़ हाथ में चाहिए। डीएचएल वाला बोलेगा ठीक है। डीएचएल वाले ने फॉरेन कंपनी से, फॉरेन लोगों के ग्रुप से पैसा लिया, टाउनशिप बनाई, सारी टाउनशिप बनी, पूरे पैसे पूरी टाउनशिप बेच के कुछ पैसे खुद कमाए और 1200 करोड़ उनको दे दिए। और इन लोगों ने 500 करोड़ के बदले 1200 करोड़ ले लिए, ब्याज समेत पैसा वापस ले लिया। इसको बोलते हैं एफआईआई। इसको क्या बोलते हैं? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। ये बोलते हैं जो मेरे पास फालतू पैसा बचा है ना, कुछ ग्रुप के लोग आते हैं, आपको पैसा देते हैं, अपने धंधे में लगाओ और इसका डबल ट्रिपल करके मेरे को वापस दे देना, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने अभी तक आपको बताया है सिर्फ एफडीआई। सिर्फ क्या बताया है? एफडीआई। ठीक है, अब ये तीनों में एक बार फिर से आप मुझे बताओगे क्या? एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेनर यहाँ के दुकान खोलता है, सिंपल। एफपीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेनर इंडिया के शेयर खरीदता है, सिंपल। हाँ, शेयर खरीदता है, जैसे ही पैसा बढ़ता है बेच के निकल जाता है। फिर होता है एफ आई आई, ग्रुप ऑफ पीपल, फॉरेनर वाला ग्रुप ऑफ पीपल, जो इंडिया में जो काम चलता है, जो प्रोजेक्ट चलता है, उसके लिए पैसा उधार देते हैं और कुछ टाइम बाद अपना पैसा डबल करके निकल जाते हैं। क्या इसको ओनर बनना है क्या? नहीं, इसको ओनर नहीं बनना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है मोदी गवर्नमेंट एफडीआई को बढ़ावा देना चाहती है, आप लॉजिकली बताओगे क्यों? मोदी गवर्नमेंट ये एफपीआई और एफआईआई के सख्त खिलाफ चलता है।
टैक्स, टैक्स तो इनसे भी लेते हैं। हाँ, डेवलपमेंट कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, ये डोमिनोज, ये मैकडोनल्ड्स, ये केएफसी, ये यहाँ पे आके अपनी दुकान खोलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या यहाँ के लोगों को? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा क्या? हाँ। वहीं अगर एक फॉरेनर वहां बैठे बैठे इंडिया के शेयर मार्केट में खरीद बेच रहा है, इंडिया को कोई फायदा मिल रहा है क्या उससे? उस फॉरेनर को फायदा मिल रहा है। ये लोग आउट ऑफ इंडिया बैठ के यहाँ पे सिर्फ अपना पैसा दे रहे हैं कि जिसको पैसा चाहिए ले लो और हमको डबल करके दे दो। इसमें इंडिया को कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हाँ, इंडिविजुअल जो बिजनेस वाला है उसको तो हो रहा होगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए था, फॉरेनर ने दे दिया, खुद भी कमाऊंगा, इसको भी दूंगा। लेकिन इंडिया का कुछ डेवलपमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट हमेशा किसको प्रमोट करती है? एफडीआई। और इसी रीजन की वजह से मोदी जी इतना ट्रेवल करते रहते हैं। वो आउट ऑफ इंडिया जाते रहते हैं और वहां के लोगों को बहुत बोलते हैं, वहां की गवर्नमेंट को बोलते हैं कि अगर आप आपके लोगों को लेके आओगे इंडिया में, अगर आपके लोग इंडिया में बिजनेस करेंगे तो एफडीआई बढ़ेगा, हम उनको बहुत सारे बेनिफिट देंगे। गवर्नमेंट इनको बहुत बेनिफिट देती है। इनको बिजली फ्री में देना, इनको फ्री में इनका टैक्स नहीं लेना इनसे, इनको फ्री में जमीनें देना, लीज पे जमीनें देना। मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है? ताकि इंडिया में जो है डेवलपमेंट ज्यादा हो। और इसका एक और रीजन है। ये रीजन है 2008 का। 2008 में तो आप पैदा ही हुए होगे, है ना? 2008 में यूएस में एक रिसेशन आया था, मैंने आपको इसकी कहानी सुनाई थी, याद है क्या? एक्चुअली क्या है ना, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, सिर्फ इतना समझ लो, यूएस में रिसेशन आया था जिसकी वजह से यूएस की हालत बहुत खराब हो गई थी 2008 में। और वो हालत खराब हुई थी फेडरल बैंक की वजह से। मैंने बताया था उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए थे, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा घर बना लिए वहां पे। ठीक है, वो बात की बात है। तो 2008 में ऐसा हुआ, यूएस की हालत खराब हो गई, यूएस वाले लोगों के पास पैसा ही नहीं था। तो यूएस वाले लोगों ने क्या करा, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और इन्होंने एफपीआई और एफआईआई, ये यूएस वाले लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था इंडिया में। कुछ लोगों ने डाला था एफपीआई, मतलब शेयर खरीद के रखे थे, और कुछ लोगों ने एफआईआई किया था, मतलब इंडिया में पैसे उधार दे के रखे थे। जैसे ही यूएस की हालत खराब हुई, यूएस नीचे आया, इन लोगों ने पता है क्या करा? इंडिया के सारे शेयर एक ही दिन में बेच दिए। बताओ, अगर शेयर मार्केट में एक ही दिन में हजारों करोड़ के शेयर बेचोगे, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे। इंडिया का शेयर मार्केट भी नीचे आ गया, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी भी नीचे आ गई। गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हुआ। उसके बाद ये जो एफआईआई थे, इंडिया में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसके लिए इन्होंने पैसा उधार दिया था, बीच में ही पैसा पूरा खींच लिया। आज तक वो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गए। इन्होंने पैसा ही खींच लिया। बताओ नुकसान किसका हुआ? इंडिया का। मतलब यूएस में कुछ भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? इंडिया पे। दिस इज द मेन रीजन। आपने देखा होगा यूएस में कुछ भी होता है तो इंडिया में उथल पुथल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एफपीआई और एफआईआई वाले लोग करते हैं सब, कि अगर यूएस नीचे आया ना तो हम इंडिया को भी नीचे करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, वहीं अगर कोई एफडीआई है जिसने इंडिया में अपनी दुकान खोल के रखी है, वो रातों रात में ऐसे दुकान बेच के जा सकता है क्या? रातों रात में लोगों को नौकरी से निकाल सकता है क्या? नहीं। अगर वो जाएगा भी तो क्या सरकार को मोटा टैक्स देना पड़ेगा? इसीलिए मोदी गवर्नमेंट एफडीआई को प्रेफर करती है कि यूएस में कुछ भी हो जाए। आपने अभी देखा होगा यूएस की हालत बहुत खराब चल रही है अभी। यूएस की गवर्नमेंट बंद हो गई, आपने देखा न्यूज? उनका बजट ही खत्म हो गया। यूएस गवर्नमेंट, अच्छा, यूएस में कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, जो नया है मैं बताती हूँ। हमारे पास तीन इकोनॉमी होती है, ठीक है? एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, कि महंगे से महंगा बेच के मैं प्रॉफिट कमा लूं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये लोग क्या करते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये लोग क्या करते हैं? लोगों की भलाई, फ्री में माल बिकता है, फ्री में से ही लोगों की भलाई करते हैं। और हमारे इंडिया की है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब लोगों की भलाई भी करना है और अपना प्रॉफिट भी देखना है। अब हमारी जो यूएस गवर्नमेंट है ना, वो है कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हर साल सरकार को बजट मिलता है कि तुमको इतने बजट में पूरे साल काम करना है। अगर आपने काम नहीं करा पूरे साल में तो आपको दूसरा बजट सेंक्शन करवाना पड़ता है। यहाँ पे बजट ही सेंक्शन नहीं हुआ, वहां की सरकार के पास पैसा ही नहीं है, वहां के सरकारी ऑफिस बंद हो गए।
अब ये बजट क्या होता है? पूरे साल का खर्चा। अब समझो यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आई, तो बोला यार डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार को एक साल पूरा यूएस चलाने के लिए मान लो दो 330 मिलियन डॉलर देंगे। बोला एक साल तुमको पूरा अमेरिका चलाना है, यूएस चलाना है, 330 मिलियन डॉलर देंगे। ये पागल डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको 30 सितंबर ही खत्म हो गया। 30 सितंबर को ये सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन अभी साल खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से रिक्वेस्ट करी व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट करी कि पैसा जो तुमने दिया था सरकार चलाने के लिए खत्म हो गया और पैसा दो। तो वो ऐसे ही दे देंगे कि पहले पूरा हिसाब करेंगे तुमने पैसा कहाँ किया, चेक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हिसाब ही नहीं मिल रहा कि उसने 330 मिलियन डॉलर कहाँ करे, कि तुमने इतना कोई खास तो काम करा नहीं कि तुमने आधे साल में ही पूरे पैसे खत्म कर दिए। तो इसको दूसरे पैसे दिए ही नहीं, ताला लग गया उधर, सरकारी ऑफिस बंद हो गए। अब किसी को भी सरकारी ऑफिस का काम है, अब देखो तुमको क्या करना है। यूएस की हालत ऐसी चल रही है, लेकिन इंडिया में उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने किस पे ध्यान दिया? एफडीआई। अब जो मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड को वहां पे बहुत दिक्कत आ रही है यूएस में, लेकिन वो यहाँ इंडिया का बंद कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? एक ही दिन में यार, एक ही दिन में अपनी इंडिया में मैकडोनल्ड की कितनी आउटलेट होगी, एक ही दिन में बंद करके जा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने एफडीआई किया था, इसी दिन के लिए। वहां की गवर्नमेंट बंद हो चुकी है पूरी। तो अब आपको डिफरेंस और लॉजिक समझ में आया क्या इन तीनों के बीच में? अब देखो, यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखो, इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में से आता है। कितने में आता है? टॉप 10 एक्सपोर्ट। अच्छा, जो देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है? इंडिया जो है टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में से एक है। इंडिया पूरे जितनी भी कंट्रीज है उसमें टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जिसमें से एक इंडिया भी। हमने भी देखा भी था, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेकंड पे है कुछ चीजें एक्सपोर्ट करने में। कौन सी है वो चीज? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, टी, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीजें थी, ठीक है? देखो, दूसरा, इंडिया का एक्सपोर्ट देखो कितना टच हो गया है, 3.74 लाख करोड़। आप मानोगे नहीं, हमने वो अंग्रेजों वाला चैप्टर पढ़ा था क्या? अंग्रेजों ने कितनी बुरी हालत कर दी थी। इंडिया को कहीं और एक्सपोर्ट करने देते थे क्या? नहीं, खुद ही लेके जाते थे और अपना माल यहाँ देते थे। इंडिया को किसी के साथ ट्रेड नहीं करने देते थे। उसके बाद भी इंडिया ने कितना बाउंस बैक कर लिया है, 3.74 लाख करोड़। तुमको पता है क्या इंडिया के पीछे सब लोग इतना क्यों पड़े रहते हैं? आप सोचो, ये आप सोचो, इंडिया जीरो जीरो रुपीस पे था, 0 रुपए का एक्सपोर्ट, और इंडिया उसको 3.74 लाख, मतलब ये 3 साढ़े 3 करोड़ से भी ज्यादा का बोल रही हूँ मैं। इतने लाख करोड़ का इंडिया ने एक्सपोर्ट खड़ा कर दिया लेस देन अ ईयर। आप सोच रहे हो? मतलब अगर इंडिया इतनी जल्दी इतना ग्रो कर सकता है तो आप सोचो इंडिया कितना कुछ करेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप वो रशिया के साथ क्यों रेट बढ़ाता जा रहा है, हमारे टैरिफ रेट? क्योंकि हम रशिया से ट्रेड करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को ये फिगर पता है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अभी यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। अगर यूएस का कर्जा जल्दी नहीं चुकाया तो यूएस डूब जाएगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा। और उसको पता है कि अगर मैं डूबा तो अगला पावरफुल नेशन जो है वो सिर्फ इंडिया ही बचता है। तो वो इंडिया को पावर में नहीं आने दे सकता। उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इशू है। उसको ऐसा लगता है कि इंडिया इंडिया को तो हम अंग्रेजों ने बहुत कंट्रोल करके रखा था, तो ये नौकर हमारा मालिक कैसे बन सकता है? इसीलिए इंडिया के साथ ये रशिया और ये जो ट्रेड कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए वो टैरिफ बढ़ाता जा रहा है। इसीलिए हजारों लोगों का अभी वीजा, उसने कितना वीजा की फीस कितनी कर दी भाई, बिना मतलब की इतनी फीस बढ़ा दी। वो इसलिए परेशान कर रहा है, उसको ये फिगर पता है कि अगर इंडिया इतने कम टाइम में 3.74 लाख करोड़ क्रॉस कर सकता है एक्सपोर्ट में, तो आने वाले 5 साल में तो आग ही लगा देगा। इसीलिए उसको डर लग रहा है। दूसरा, इंडिया का देखो फूड प्रोसेस का एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, 25% से। अब ये फूड प्रोसेस क्या है तुमको पता नहीं होगा। तुमने ये सुना है कि चिवड़ा सेव, रतलामी सेव सुनी है? खाइए तुमने, अंग्रेज मरते हैं उसको खाने के लिए। हाँ, आप आप चिवड़ा चिवड़ा सुना है आपने? ढोकला, खमन ढोकला, है ना, थेपले, ये सब इंडिया के पैक्ड फूड एक्सपोर्ट होते हैं।
वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका बिजनेस है, एक्सपोर्ट करते हैं, इतने महंगे बिकते हैं और हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है उधर। हमेशा हर 15 दिन में उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है वहां पे, अपने स्टॉक को फुल रखने के लिए। वहां पे जैसे ही स्टोर पे माल आता है वैसे एक ही दिन में बिक जाता है, खत्म, 90% माल बिक जाता है। आप सोचो, आपको पसंद आ रहा है ये पिज्जा बर्गर, वहां के लोग पानी पूरी खा रहे रे। वो पानी पूरी खा के उनको ऐसा लगता है, वो अंग्रेज तो पागल ही हो जाती है कि भाई क्या खिला दिया तुमने हमको। मैं सही बता रही हूँ, उनके रिएक्शन तुम देख लोगे ना, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। अच्छा तुम वो जो नीचे वो यार समोसे की पेटिस मिलती है ना हमारे यहाँ नीचे, वो पेटिस खिलाना किसी कनाडा वाले को, उसका ओ माय गॉड, अरे भाई समोसा है रे, कुछ नहीं, हमारे यहाँ 10 रुपए का मिलता है। वो हमारे यहाँ 10 रुपए का मिलता है, वो 500 का खा के ऐसे बोलती है कि भाई क्या खिला दिया, कुछ नहीं, आलू है उसके अंदर, कुछ नहीं है। उनको बहुत, अरे मैं सही बता रही हूँ, वन ऑफ माय कजिन, वो आउट ऑफ इंडिया, शुरू से वो आउट ऑफ इंडिया ही रही है, तो वो अभी आई हुई है, ठीक है। वो जो भी खा रही है ना, जो भी, ओ माय गॉड, हमको भी नहीं पता था ये इतना अच्छा, उसको टिंडे की सब्जी अच्छी लग रही है। तुम सोच रहे हो? हाँ, करेला, अरे वो पागल लोग हैं, मैं सही बता रही हूँ, उसको हमने बेकरी का समोसा खिला, ओ माय गॉड, व्हाट वाज दिस, दिस इज हेवन। आलू है, 10 रुपए किलो आलू, उसमें आलू डाला हुआ है। आप सोचो, इंडिया वाले लोग, आप लोग आउट ऑफ इंडिया के फूड के लिए इतना क्रेज है आपके अंदर, आउट ऑफ इंडिया में ये इंडिया का जो प्रोसेस फूड है ना, वो बहुत चलता है। दुबई में तो एक पूरा मार्केट लगता है, अगर आपको पता हो तो। वहां पे पूरे इंडिया वाले लोग ठेला लगाए बैठे हैं, वहां पे कार्ट लगाते हैं इंडिया वाले लोग, और वहां पे डोसा, मंचूरियन, तुमको लिटरली वो इंडिया का मीना बाजार लगेगा। वो दुबई में भी खोल के रखा है, और वहां के लोग सब करोड़पति, वो ठेले वाले, उन्होंने इतना पैसा छापा है। मतलब आप सोचो, इंडिया का जो फूड है वो आउट ऑफ इंडिया कितना एक्सपोर्ट हो रहा होगा। आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के फूड को बहुत बेसिकली बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे स्पाइसेस, स्पाइसेस कहीं पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? MPJS में ही पढ़ा था क्या? हाँ, अभी नए बच्चों को समझ में नहीं आएगा, हाँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो इंडिया टॉप 10 एक्सपोर्टर में एक है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 25% से बढ़ गया है। इंडिया का अभी करंट जो 2022 लास्ट काउंट किया था, आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, 3.74 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया ने करा है। इतने रुपए एक्सपोर्ट से इंडिया में आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एडिशनल स्कीम्स हैं जिसको मैं डिटेल में आपको CA मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तुम एक बार पढ़ोगे क्या और मुझे बताओ। पहले पॉइंट का मतलब, अच्छा हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे हैं, हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अभी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हुआ था वो पढ़ रहे थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है, पहला चैलेंज कोई पढ़ के सुनाएगा क्या? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। पता है एग्रीकल्चर को सरकार बहुत बढ़ाना चाहती है, अब लोगों के पास जमीन ही कम है। लैंड लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड, लोगों के पास एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन ही कम है। और जिन लोगों के पास पहले जमीनें थी गांव में, उन लोगों ने बेच बेच के हाईवे निकलवा दिए उसमें से, है ना। आपने देखा होगा गांव में किसी की हाईवे वाली जमीन है, वो करोड़पति आदमी, है ना। तो उन लोगों ने बेच बेच के उसको, बताओ आज कोई खेती करना पसंद करता है क्या? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके दादाजी की एक पुरानी जमीन खेती वाली मिली है, तुम उसमें खेती करना चाहोगे कि उसको बेच के पैसा कमाओगे, कि उसमें होटल खोल लोगे हाईवे पे? होटल खोल लोगे? जिसने बोला समझदार बोला, ढाबा खोल लेंगे ऐसा। तो आजकल के लोग ना खेती नहीं करना चाहते, और लोगों के पास लैंड भी बहुत कम बचा है, पहली चीज। दूसरी, रिसोर्सेज जो है ना, देखो आजकल, एक सेकेंड, आजकल रिसोर्सेज भी बहुत कम बचे हैं। आजकल रिसोर्सेज की खेती ऐसी ही हो जाती है क्या कि उसके लिए कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं। आजकल लोगों को नॉलेज ही नहीं है रिसोर्सेज का, लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तीसरा, लैक ऑफ स्टोरेज और वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, आपका BS में आपने कुछ सप्लाई चेन पढ़ा क्या अभी तक? अच्छा, फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं पढ़ा अभी? ओके। लैक ऑफ स्टोरेज, एक बात बताओ, किसान बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसके पास स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है,
तो माल तो उसका खराब हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो गरीब किसान है वो कितना भी कोशिश कर ले, अगर वो अच्छा माल बना भी देगा तो भी उसको स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से खेती खराब हो जाती है। देन वी हैव पुअर मैके अच्छा, मुझे इसका मतलब कोई बना सकता है क्या, बता सकता है? मशीन वगैरह। आप एक बात बताओ, आजकल खेती कोई हाथ से करता है क्या? नहीं करता है, सब लोग ट्रैक्टर और मशीन यूज करते हैं, लेकिन क्या ये ट्रैक्टर और मशीन सबके पास अवेलेबल होता है क्या? नहीं। पुअर मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने सबको अवेलेबल नहीं करवाया है। फिर क्लाइमेट चेंज और रेनफॉल डिपेंडेंसी। अरे क्लाइमेट बदल गया, जैसे कल रात को इंदौर में कितनी तेज बारिश हुई ना, बहुत खतरनाक बारिश हुई। क्या? हाँ पानी बहुत तेज, अरे पानी तो पानी, बिजली भी बहुत खतरनाक आ रही थी यार। आप सोचो, अब आपको पता है सारी सब्जियां महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गई होगी। क्योंकि इंदौर में जितना पानी गिरना चाहिए था, पानी उससे ज्यादा गिर गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की फसल खराब हो गई होगी अभी तक। तो एक मुझे बात बताओ, रेन के ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी है। आपको पता है चाइना में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रेन करवा देते हैं। हाँ, वो केमिकल्स है, या फिर उन्होंने क्या कर रखा है ना, जहाँ पे खेत है उस एरिया को उन्होंने ऐसा ढक के रखा है कि अगर बारिश होगी ना तो खेत के अंदर पानी नहीं जाएगा। उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना के रखा है। चाइना इज वेरी एडवांस इन द टेक्नोलॉजी। पर इंडिया में ऐसा थोड़ी है। इंडिया में अगर ज्यादा पानी गिरा तो पूरी फसल खराब। ठीक है। जैसे क्या? जैसे लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर्मल मार्केट्स। मैंने आपको बताया था कि वो मंडी में कैसे ग्रुप बना के किसानों को परेशान किया जाता है। सेम वो अभी भी चल रहा है। सरकार ने भले ही मिनिमम सेलिंग प्राइस लेके आ गई, लेकिन अगर किसान बेचारा मंडी में माल बेचने जाएगा ना, तो उसको ग्रुप बना के परेशान किया जाता है कि भाई तुम्हारा माल 5 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा तुम्हारे माल का। और मंडी में कोई देता भी नहीं है। आप एक बार किसी दिन, जिस दिन फसल कट के आती है ना, आप एक बार सुबह ये चौथरा मंडी में जाना, आपको किसानों की हालत पता चलेगी। मतलब वो बेचारे इतनी मेहनत करके माल लेके आते हैं, उनकी लाइफ की पूरी सेविंग लगी हुई होती है उस फसल में, और यहाँ पे उनको मंडी वाले इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, उनको भाव ही नहीं देते। अरे उसको खेती करने में 50,000 का तो उसने लोन लिया था खेती करने के लिए, और तुम उसको हाथ में दे रहे हो 20,000 रुपए। बताओ, उसका घर भी नहीं चल पाएगा उस चीज में। किसानों के साथ ऐसा बिहेव होता है। इवन आज भी मंडी में किसानों की हालत ये है, सब्जियां कितनी महंगी बिक रही है। तो यार किसानों को भी सब कमाने का हक है। लेकिन पता है उनके साथ इतनी, मैं आपको आज सुबह की बात बता सकती हूँ। मैं दो किसानों से मिली मैं आज। देवर लाइक, उनकी घर की हालत इतनी खराब है। एक के बेटे ने सुसाइड कर लिया था, कुछ हो गया था, उनकी अलग ही ट्रेजेडी चल रही है। उन्होंने लोन लिया और अब मंडी वाले उनको पैसे ही नहीं दे रहे। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपकी एप्लीकेशन डालूंगी, और मैंने उनको बताया कि भाई सरकार मिनिमम सेलिंग प्राइस देती है, आप लोगों को इनको बेचने की जरूरत ही नहीं है। मैं लिटरली लैपटॉप, मैं क्या करती हूँ, जब भी फसल आती है ना, मैं मेरा लैपटॉप लेके सुबह सुबह मंडी में जाती हूँ। किसी किसान को दिक्कत है मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए, मैं फ्री में आपके लिए अप्लाई कर दूंगी। सेम अगर आप मंडी व्यापारी के लिए अप्लाई करते हो तो एक सीए की फीस जाती है कुछ 25-30 हजार रुपए। लेकिन आप सोचो, आपके 25-30 हजार एक क्लाइंट की फीस, और वो जो बेचारा किसान है यार, वो पूरे 6-7 महीने मेहनत करके फसल लाया है, वो उसका तो 50,000 6 महीने का होता है उसका। आप सोचो, तो मैं उनके लिए फ्री में अप्लाई करती हूँ। ठीक है। क्या होता है ना, आप सीए बन जाओगे, सीए तो बनोगे ही बनोगे, लेकिन सीए बनने के बाद ना आपके पास, जहाँ मतलब रईस लोगों से पैसा लूटो, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन जरूरतमंदों की बिल्कुल मदद करनी चाहिए। ठीक है। कि अब मुझे पता है कि यार अगर मैंने 5 एप्लीकेशन भरी, एक एप्लीकेशन का 30,000 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो ये 1.5 लाख होता है कुछ। कोई बात नहीं है कि इनकम टैक्स का केस आएगा, किसी रईस से मैं एक ही साथ 2-3 लाख रुपए निकलवा लूंगी, मेरा तो बरोबर हो गया। लेकिन आप सोचो, जरूरतमंद की तो मदद हो गई ना। आज अगर मैंने उनके लिए मिनिमम सेलिंग प्राइस की एप्लीकेशन फाइल करी, विद इन एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकारी ऑफिसर्स आएंगे, उनकी मुंह मांगी कीमत उनको फसल की देके जाएंगे और उनकी फसल लेके जाएंगे। बताओ उनके लिए कितना सही हो गया ना, मैटर उनके लिए कितना सही हो गया। तो बेसिकली आफ्टर बिकमिंग सीए ना, ऐसे काम करते रहने चाहिए, सो दैट किसी जरूरतमंद, आप किसी का रीजन बनो, कि यार कोई कोई आपको भी दुआ दे जाए कि यार इसने मेरा काम करवा दिया, मैं परेशान हो रहा था। और आपका कुछ नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ, आधा घंटा लगता है, सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा लगता है। उस आधे घंटे में सामने वाले की कितनी मगजमारी पूरी हो जाती है ना, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेन
फॉर्मल मार्केट्स, दिस इज द रियलिटी। ये जो सब्जी वाले हैं ना, ये किसानों को पैसे ही नहीं देते। उनसे 5-5 रुपए किलो में टमाटर ले लेके मंडी में 60-60 रुपए किलो बेचते हैं। आप सोचो, और वो बेचारे किसान के पास क्या होता है ना, वो जब आते हैं ना तो उनके पास वापस जाने का तो पैसा ही नहीं है। अब वो आएंगे तो उनको मजबूरन बेचना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट मैं घर तो वापस पहुंच सकूं, क्योंकि उनकी जेब में होते हैं 10-20 रुपए मुश्किल से। मैं गरीब किसानों की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से आते हैं। अब दूसरा, पॉवर्टी एंड मल न्यूट्रिशन। अच्छा, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है क्या? अच्छा, ये मल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषित वाले बच्चे। आपने देखा है वो बच्चे जिनमें कुपोषण होता है, वो बच्चे जिनमें न्यूट्रिशन पूरे नहीं होते। इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, पॉवर्टी, गरीबी इतनी ज्यादा है। एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान गरीब है, आप उसको बोलो मेहनत करके 6 महीने खेती कर बिना पैसे के, और उसके बाद तुम मंडी में जाके तुमको ऐसा परेशान करेंगे, या फिर उसको बोलो कि महीने की 10,000 नौकरी कर ले, वो क्या चूज करेगा? 10,000 की नौकरी, वो एग्रीकल्चर चूज करेगा क्या? नहीं करेगा। दूसरा, स्लगिश डाइवर्सिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे ना, अब गांव खाली होने लग गए, लोग गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे। इतना डाइवर्सिफिकेशन आ गया कि जो गांव में जमीनें थी वो भी बंजर पड़ गई, जो खेती करने वाली थी। अब लोग खेती करना ही नहीं चाहते। बताओ, ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज। कोई खेती नहीं करेगा तो फिर खाना कहाँ से आएगा, है ना? और आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, सरकार को खुद ही खेती करनी पड़ेगी। खेती में भी सरकार को मोनोपोली लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई तो करना चाहता ही नहीं है उसको। तीसरा, पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, पोस्ट हार्वेस्ट मैंने उस दिन भी बताया था, जब फसल हो जाती है, फसल को काट लेते हैं, उसके बाद क्या फसल को तुम ऐसे ही पटक दोगे कि उसकी फिर भी केयर करनी पड़ती है? केयर करनी पड़ती है, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। गरीब किसानों को उसकी भी सुविधा नहीं दी जाती। इसीलिए इतने सारे चैलेंजेस की वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर, जहां 85% था, अपन ने पढ़ा था, और अब कितना रह गया? 47%। आप सोचो कितना नीचे आ गया। और ये भी अगर इससे भी नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा? हालत ही खराब हो जाएगी। इसलिए आपने सुना होगा आजकल होम हार्वेस्ट होता है, घर में ही लोग सब्जियां उगा देते हैं। सुना है क्या? अभी गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी देना चालू करेगी 2027 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बजट पे इस पे बात चल रही है। आप लोगों को सरकार, अगर आप आपके घर के टेरेस पे टेरेस गार्डन स्टार्ट करते हो जिसमें आप सब्जियां लगाओगे, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार को पता है पहले 85% एग्रीकल्चर था, 47 हुआ, अब ये कभी भी खत्म। आने वाले टाइम में हर कोई अपनी सब्जी खुद ही उगाएगा और खुद ही खाएगा। अब गवर्नमेंट इसी सिस्टम पे जाएगी, क्योंकि कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर नहीं करना चाहता। और अच्छा, अपन ने देखा गवर्नमेंट ने कितनी सारी चीजें लेके आए हैं किसानों के लिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस, आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं क्या एग्रीकल्चर में? नहीं, क्यों नहीं कर रहे? अवेयरनेस नहीं है। इसके पहले तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट था क्या सुबह? मैथ्स का था। ये बहुत ज्यादा थ्योरी हो रहा है, चल रहा है क्या? हाँ, इसके बाद आपका कौन सा है? मैथ्स है कि अकाउंट्स है? आपका अकाउंट्स है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। आप सेकेंडरी देखो, तुमको ज्यादा थ्योरी हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। 3 सेक्टर थे इंडिया ने। पहले प्राइमरी सेक्टर में क्या किया, और अब सेकेंडरी सेक्टर में। देखो, सेकेंडरी सेक्टर हमारे जीडीपी का कितना इंक्लूड करता है? 30%। अच्छा, जीडीपी सबको पता है ना, पूरे देश की इनकम बोल देती हूँ अभी सिंपल वर्ड में। उसमें हमारा सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? 30%। कितने लोग काम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में? देखो, 12.1 करोड़ पीपल, सिर्फ इतने से हैं। पूरे इंडिया में बिजनेस करने वाले सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं, और आबादी कितनी है इंडिया की? 150। इसलिए मैंने आपको बताया था क्या कि ज्यादातर लोग सर्विस करते हैं इंडिया में, और ज्यादातर जीडीपी भी वहीं से आता है ना? आप सोचो, बिजनेस करने में कितना कम कंपटीशन है, कितना कम कंपटीशन, सिर्फ 12 करोड़ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं पूरे इंडिया में, तो कंपटीशन कितना कम है। अच्छा, ये जॉब में कंपटीशन ज्यादा है क्या? क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इज मोर देन 50% ऑफ इंडस्ट्रियल। अब मैं आपको ये इनफॉर्मल का मतलब समझाती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ,
किस किस के पापा की दुकान है, किसी भी चीज की दुकान? हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके पापा की दुकान पे को आपके पापा को हर महीने सरकार को बताना पड़ता है क्या? कितना कमाया, कितना आया, कितना माल आया, कब दुकान खोली थी, कब बंद करी थी, कितने लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मैं इनको कितनी सैलरी देता हूँ, हर महीने बताना पड़ता है क्या? नहीं बताना पड़ता है। क्यों नहीं बताना पड़ता? क्योंकि दे आर इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर। इनफॉर्मल मतलब आप और हम जैसे लोग जो अपनी दुकान खोलते हैं और दुकान बढ़िया चलाते हैं और दुकान से अच्छा खासा कमाते हैं। फॉर्मल होता है जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी। क्या मुकेश अंबानी की कंपनी फॉर्मल है क्या? आप एक बात बताओ, मुकेश अंबानी की कंपनी आज कुछ भी करेगी, क्या सरकार को बताना पड़ेगा क्या? हाँ। जैसे आपको पता है अभी मुकेश अंबानी एक और चीज करने वाले हैं। वो लिटरली एक सेंटर दिल्ली में स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्योर ऑक्सीजन आप जाके ले सकते हो। हाँ। वो वाटर सेक्टर में भी आ रहे हैं और इवन वो ऑक्सीजन में भी आ रहे हैं। अच्छा आपने अनंत अंबानी का वो देखा क्या? वो जो उन्होंने वनतारा, बताओ वो, हाँ वो उसने क्यों खोला है? भाई ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। नहीं, नॉट ओनली इमेज, इट इज अ बिजनेस। आपको पता है वो वंतारा को इतना बड़ा करना चाहते हैं कि वो अपना एक नया कार्बन डाइऑक्साइड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। उससे रिलेटेड उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, इसलिए लोगों की सिंपैथी गेन कर रहे हैं वो लोग कि देखो हमने जानवरों के लिए वंतारा बनाया है और उसमें हम लोग जानवरों की इतनी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिस इज ऑल फेक। वो सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं। ठीक है। अभी आज नहीं तो कल मैंने सुना है, ऐसा न्यूज में भी आया है कि जियो के रेट्स भी अभी और बढ़ने वाले हैं। किस किस के पास जियो की सिम है? आप सबका डेटा, आप सबका डेटा आपको पता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बिकेगा। जियो आपका डेटा बेचेगा। आपको पता है कि नहीं डेटा बिकता है? आपको पता है एयरटेल अपना डेटा कभी नहीं बेचता। एयरटेल बोलता है कोई मेरे को 500-600 करोड़ भी देगा ना, मैं मेरे कस्टमर का नंबर नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगर इसमें मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जियो रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ी डील में एंटर करने वाला है जिसमें उसको इंडिया के लोगों का जो डेटा है उसको सेल करना है। तो आपके पास क्या है ना, सारे मैसेजेस आएंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो, बहुत सारे फोन कॉल्स आएंगे। आपको पता है आपकी प्राइवेसी हैम्पर हो सकती है इस चीज से। आपको तो पता है आजकल ये कितने ज्यादा वो होते हैं, फोन से कितने ज्यादा फ्रॉड हो जाते हैं, स्कैम हो जाते हैं। ठीक है। आप सोचो जियो अगर आपका नंबर बेचेगा तो ये सही बात है कि गलत? और पता है जियो क्या बोल रहा है? जियो का इस पे क्या बोलना है कि मैं हमारे लोगों का डेटा इसीलिए बेच रहा हूँ ताकि बाहर वाले लोग इनसे कांटेक्ट करें और इनको बताएं कि इनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी और अवेलेबल है। क्या करेंगे इसी अपॉर्चुनिटी? ये कोई कोई सेंस है इस बात की? इस बात की कोई सेंस नहीं है। जियो आप लोगों का डेटा बेचने वाला है अभी। आप सोचो। इट इज, और आपके आपके सिर्फ फोन नंबर से, अगर आपके फोन नंबर पे अच्छे से आपने कंट्रोल नहीं लगा रखे हैं तो आपकी चैट, आपके फोटोज, आपकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपको लगता है रिलायंस इज वेरी गुड? रिलायंस ने ब्लैक रॉक के साथ डील कर ली यार। मेरे नजर में तो उसकी इज्जत ही चली गई, जबकि मैं खुद उसके साथ काम करती हूँ। रिलायंस कंपनी के लिए मैं खुद काम करती हूँ। क्या क्या बड़ा आदमी बनेगा रे तू, गद्दार है वो। आपको पता है ब्लैक रॉक क्या है? ब्लैक रॉक ये वही लोग हैं, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नाम है जिसने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था। आज से इतने साल पहले कब्जा किया था इंडिया के ऊपर, उन्होंने इंडिया के ऊपर राज करा। और मुकेश अंबानी ने इसी के साथ मिलकर डी, अच्छा मुकेश अंबानी की बात क्यों करें, क्योंकि मुकेश अंबानी कौन से सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है ना वो। वैसे तो वो हर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में भी है। क्या सेकेंडरी सेक्टर में है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? हाँ। इसलिए हम रिलायंस की बात कर रहे हैं। ये जो ब्लैक रॉक है ना, अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते होगे तो बहुत सारे लोग अभी, इसने ना इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए हैं 25-30 हजार रुपए। सारे इन्फ्लुएंसर रील बना रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। जियो लेके आ रहा है ब्लैक रॉक के साथ एक अच्छा म्यूचुअल फंड, तुमको करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैं अभी भी तुमको फोन में बट दिखेगा नहीं। इनका अभी ऊपर हाई ही जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था ना, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? कुछ लोग जिनके पास पैसा है, ग्रुप बना के आते हैं और
हाँ, वो बोलते कि आप भी इन्वेस्ट करो। आपको पता है इंडिया के सारे पैसे मुकेश अंबानी इसमें इन्वेस्ट करवा रहा है। सही बात है कि गलत? गलत बात है। और पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? एफएमसीजी आपको पता है क्या होता है? एफएमसीजी, एफएमसीजी ये पूरा इकोनॉमिक्स है हमारा। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड मतलब वो होते हैं जो बेसिकली क्या होता है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड वो गुड्स होते हैं जो मार्केट में जल्दी से बिकते हैं। जैसे एक बात बताओ, पार्ले जी का बिस्किट मार्केट में आया, एक ही दिन में 2 दिन में बिक जाता है। फास्ट मूविंग मतलब ऐसे गुड जो कंज्यूमर बहुत जल्दी खरीद लेता है। जैसे पार्ले जी का बिस्किट हो गया, ठीक है, जैसे सॉस के पैकेट हो गए। ये मतलब बेसिकली जो एवर फ्रेश की दुकान पे चीजें लगी रहती है ना, जैसे यार पैराशूट का ऑयल, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। जैसे मैगी, तो आपको पता है मुकेश अंबानी को ना ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड वाले सेक्टर में आना है। सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में मुकेश अंबानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में आना चाहता है। ये इसमें आकर ये बताना चाहता है यार इंडिया में कितनी आबादी है। आप सोचो, अगर मुकेश अंबानी अपने ब्रांड के बिस्किट, तेल सब कुछ लॉन्च कर दे, शैम्पू कंडीशनर सब बेच रहा है वो, तो बताओ इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये चीज करने के लिए इनको चाहिए ब्लैक रॉक की मदद, क्योंकि ब्लैक रॉक आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में सारे मार्केट में ब्लैक रॉक का एफएमसीजी गुड बहुत अच्छा बिकता है। तो मुकेश अंबानी को ना इनकी टेक्निक सीखनी है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो इसने बोला अगर तुमको टेक्निक सीखनी है, हम दावा देते हैं 3,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा तुमको, लेकिन उसके बदले तुम हमको इंडिया में एंट्री दिलाओ। उसके बदले हमारे साथ पार्टनरशिप करो, हम इंडिया में आएंगे, इंडिया में म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे और लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे। आप सोचो सही है कि गलत है? गलत है ये। मैं बता रही हूँ ये जो ब्लैक रॉक है ना, ये कुछ नहीं, ये दोबारा इंडिया में इसलिए ही आया है। पिछली बार जब ये आया था, आज से कुछ साल पहले 90s में आया था, लोगों ने लिटरली बहुत गंदा बॉयकॉट करा था इसको। ये फिर मुकेश अंबानी के साथ आ गया। यहाँ पे मुकेश अंबानी सिर्फ अपना फायदा नहीं सोच रहा, आपको नहीं लगता? सोच रहा है। फिर गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है? अच्छा एक बात बताओ, मुकेश अंबानी कौन से सेक्टर में आना चाहता है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बताओ गवर्नमेंट को जीडीपी कितना मिलता है? 30%। अगर मुकेश अंबानी ने एफएमसीजी वाला काम कर दिया, क्या 30% का जीडीपी बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है हमारा जीडीपी बढ़ेगा ये। आप सोचो, आप सोचो, मतलब उनका भी दिमाग नहीं चल रहा, इनका भी। अच्छा कुछ लोग आपने देखे क्या जो सरकार से बहुत चिढ़े ही रहते हैं, ये सरकार तो है ही चोर। ये सही में पागल ही है, सही बता रही हूँ, सही में पागल है। आप देखो, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा, क्या मतलब तुम्हारे लोगों का डेटा। आज अगर किसी ने ब्लैक रॉक के फंड में पैसा डाला, तुम्हारी बैंक अकाउंट डिटेल इनके पास चली जाएगी, तुम्हारा फोन नंबर का एक्सेस इनके पास चला जाएगा, डेटा भी गया, पैसा भी गया। फ्यूचर में फ्रॉड करना हो तो ब्लैक रॉक एक सेकंड में कर सकता है। करेगा नहीं, लेकिन वो स्मार्टली तरीके से करेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, और वो ऐसे फ्रॉड कर देगा। और आप ये मुकेश अंबानी की ऑडेसिटी देखो, जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, रील बनाते हैं, उनको इसने 30-30 35-35 हजार दिए 30 सेकंड की रील बनाने के। और वो लोग पता है क्या बोल रहे हैं? पैसा डालो, मुकेश अंबानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया, मुकेश अंबानी तो देवता हो गया। और फिर जो बेचारा बोल रहा है कि भाई ये ब्लैक रॉक बिल्कुल बकवास लोग हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिन लोगों ने हमारे साथ इतना गलत करा, इन्होंने अपना नाम बदला है बस। आप सोचो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा एंट्री दे रहे हैं, और वो भी इंडिया के शेयर मार्केट में। देनी ही नहीं चाहिए। मतलब अब इंडिया की इकोनॉमी अच्छा एक बात बताओ, अगर इस ब्लैक रॉक ने इंडिया की 90% जनता का पैसा अपने पास रख दिया, क्या आसानी से शेयर मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है क्या? शेयर मार्केट ऊपर नीचे तो इंडिया की इकोनॉमी ऊपर नीचे, तो ये तो खेल लेंगे अपने साथ। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ सरकार की एक लालच की वजह से। कौन सी लालच? जीडीपी। कितना जीडीपी अभी? 30%। गवर्नमेंट इसको मोर देन 50 करना चाहती है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप सोचो, 30 की जगह और 0 हो जाएगा, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, आप सोचो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी सेकेंडरी सेक्टर में आना चाहती है तो क्या ये इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंट ही सेक्टर होगा? और तुमको पता है ये आया क्यों है? क्योंकि इसको पता है कि सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, तो ज्यादातर लोग मेरे को अपोज नहीं कर पाएंगे। सर्विस सेक्टर में ब्लैक रॉक जाएगा तो लोग इसको बॉयकॉट कर देंगे।
सेकेंडरी सेक्टर में इतने ज्यादा लोग ही नहीं है, हर किसी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। तो अच्छा, वैसे टाटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो रिलायंस, जो मुकेश अंबानी ब्लैक रॉक के साथ मिलके कर रहा है, ये गलत है। लेकिन वो अपना गलत सामने आने देगा क्या? उसने वो न्यूज ही कटवा दी, लोगों को पता ही नहीं चल रहा। पैसा है तो पावर है, ठीक है, बट दिस इज व्हाट मुकेश अंबानी इज डूइंग राइट नाउ। और अभी तक किस किस को लगता है मुकेश अंबानी बहुत देवता आदमी है? आज तक नहीं लगा? हाँ, फिर तुम समझदार लोग हो। नहीं तो किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि भाई मुकेश अंबानी इतना डाउन। अरे वो अपने बेटे की शादी में उसने यार हाथ से उठा के पकोड़ा खा लिया तो बोल रहे हैं अरे कितना डाउन टू अर्थ है। लाओ हम खा के दिखाते हैं, इसमें क्या डाउन टू अर्थ होता है क्या? अच्छा, यहाँ पर की इंडस्ट्रीज कौन सी है मेरी सेकेंडरी सेक्टर में, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इंडिया में की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? एक तो मैन्युफैक्चरिंग। फार्मा का मतलब क्या होता है? मेडिकल्स, दवाइयाँ। पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल क्या होता है? पेट्रोकेमिकल्स है। पेट्रोकेमिकल क्या? किसने पेस्टिसाइड बोल दिया क्या? हाँ, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल। दूसरा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? क्लोथ। टूरिज्म और एमएसएमई, ये एमएसएमई पूरा एक अलग टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। एमएसएमई मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। एमएसएमई का मतलब कम पैसों में आप आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्टर है अभी मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और टूरिज्म। इन 5 चीजों को याद रखना, और छठा है मेरा एमएसएमई। ठीक है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे, परसों। तुम्हारी कल संडे को भी क्लास रखवा देते हैं। ये जो यस मैम बोल रहे हैं ना, वही नहीं आते हैं। हेलो, घर की चाबी वो वाईफाई वाईफाई के ऊपर रखी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे रखी हुई है।